हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर स्कूल एजुकेशन, साथ ही साथ आपके कुछ कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड भी लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात के साथ में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। केस बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसमें जो है आपके पास में एक केस स्टडी गिवन होती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको करने होते हैं आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज ये जो केस स्टडी है ये बेसिकली एक पैसेज काइंड ऑफ आपके पास में गिवन है। आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको जो है आपकी केस स्टडी पढ़नी होती है, और फिर वापस क्वेश्चन पर जाकर अपने क्वेश्चंस को आंसर करने होते हैं। कभी भी ये प्रोसेस मत यूज़ कीजिएगा कि पहले आप केस स्टडी पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चंस पर जा रहे हो। हमेशा क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर केस स्टडी पर आओ। इससे जो है आप लोगों को आंसर्स को डिटरमाइन करना, आंसर्स को डिफाइन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट मैं यहाँ पर पहले केस स्टडी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं बार बार ऐसे स्लाइड चेंज करूंगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, तो इसलिए मैं पहले केस स्टडी पढ़ूंगी फिर क्वेश्चंस पर जाएंगे। लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन फिर केस स्टडी। ठीक है। नाउ एक और चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है आपकी केस स्टडीज़ में, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर डायरेक्टली आपको आपकी केस स्टडी में मिल जाए, लेकिन ये फॉर श्योर गारंटीड है कि आपके पास में जो भी क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो अगर वो क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में आपको नहीं भी मिल रहा है, अगर वहाँ पर आपको उनका आंसर नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो चीज़ आपके सिलेबस में है तो आपको जो है उसे आंसर करना होगा। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि ये हमारे केस स्टडी में तो था ही नहीं, हम इसको कैसे आंसर करें, ये वाली बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस का पार्ट होगा। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो फर्स्ट वाला केस है वो देखते हैं। क्या गिवन है आपके पास में, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 1 to 6 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है। एक केस स्टडी गिवन है, इसे पढ़ते हैं और फिर इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो देखते हैं। Rising MPS in developed economies implies falling MPC as MPS plus MPC is equals to 1। ठीक है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें अगर MPS राइज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो MPC है वो फॉल हो रहा है। व्हाट इज MPS? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। दैट मीन्स लोग जो हैं वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं अपनी एडिशनल इनकम का एज कम्पेयर टू द कंजम्पशन। ठीक है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि MPS प्लस MPC क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। It indicates that lesser and lesser proportion of the additional income goes to consumption expenditure। और इसका क्या मतलब हमें समझ में आया, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कम से कम प्रपोर्शन जो है एडिशनल इनकम का वो कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उससे इनकर किया जा रहा है, implying a gradual shrinkage of AD that is aggregate demand in relation to Y that is income। ठीक है। और ये जो लेसर हम बोल रहे हैं, लेसर प्रपोर्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इन रिलेशन टू इनकम श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। इन सच अ सिचुएशन द इकोनॉमी माइट स्लिप इनटू द स्टेट ऑफ रिसेशन और इकोनॉमिक स्लो डाउन। और ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में जो इकोनॉमी है वो जो है एक स्टेट ऑफ रिसेशन या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन वाली स्टेट में जा सकती है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, मतलब कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो रिसेशन आ सकता है इकोनॉमी में। ठीक है। high propensity to consume in developing economies like India is primarily because of low income of the people। और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जो डेवलप्ड है, उसमें लोगों के पास में इनकम काफ़ी होती है, तो इसलिए वो सेव ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं
वो फुलफिल हो जाती है, तो उन्हें कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वही हम बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया की, तो यहाँ पर जो है हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की लो इनकम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, लो इनकम है। When income is low, the bulk of it is used as expenditure on food and allied items, ठीक है। तो जब इनकम कम है तो जो बल्क ऑफ द एक्सपेंडिचर है वो कहाँ यूज किया जा रहा है? फूड एंड अलाइड आइटम्स पर, ठीक है। Having spent the bulk of their income on food and the related items, the people have limited capacity to buy manufactured goods, remain low, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो लोग हैं वो अगर उनकी इनकम फूड पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो उनकी लिमिटेड कैपेसिटी बचती है कि वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर स्पेंड करें। दैट मीन्स जो यहाँ का जो मतलब कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जहाँ पर लोगों की लो इनकम होती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो फूड और इन पर अगर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो बाकी की चीज़ों पर कम खर्चा करते हैं। विच इज़ वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शोज अ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ। और इसी की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हम स्लो रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, उसमें जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हमें देखने को मिलता है। ऑल राइट, तो अब ये कुछ हमारे पास में पूरा एक केस गिवन था। अब इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में व्हाट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है? तो हमें सेविंग फंक्शन बताना है। दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ठीक है। सेविंग फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग्स और इनकम के बीच का। दैट इज एस इज इक्वल्स टू, हम कुछ ऐसे ही उसे डिनोट करते हैं अगर हम एल्जेब्रिकली डिनोट करना चाहें तो। सो एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब यहाँ पर b का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? b का मतलब है एमपीसी, 1 माइनस बी डिनोट्स एमपीएस, ठीक है। y होती है आपकी इनकम और माइनस सी बार क्या है? अगर सी बार की बात करें तो वो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दैट इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो कंजम्पशन इनकर किया जाता है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब कि वो जो आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो कंजम्पशन इनकर कर रहे हो, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, वो कहाँ से इनकर कर रहे हो? तो वो आप आपकी सेविंग से यूज कर रहे होगे, आप डिससेव कर रहे होगे, ठीक है। तो वो जो है माइनस सी बार हम लिखते हैं जब हम सेविंग लिखते हैं, ठीक है। सो नोट माइनस सी बार रिफर्स टू द नेगेटिव सेविंग्स करस्पॉन्डिंग टू सी, दैट इज कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। करस्पॉन्डिंग टू सी बार हम यहाँ पर लिखेंगे। इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ s व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? आपका जो माइनस सी बार है वो इंडिकेट कर रहा है कि जब इनकम 0 है तो आपकी सेविंग का क्या स्टेट है, ठीक है। 1 माइनस बी रिफर्स टू एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑल राइट, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज सेविंग फंक्शन क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज मेंट बाय प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या है? सो प्रोपेंसिटी टू सेव आपको क्या बताती है? टेंडेंसी टू सेव, ठीक है। जो एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट एक जो कंज्यूमर, एक जो हाउस होल्ड है वो सेव करना चाह रहा है, उसकी क्या टेंडेंसी है, वो कितना पार्ट सेव कर रहा है, उसे हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिख दें, प्रोपेंसिटी टू सेव रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम which is kept as saving. It is expressed as the ratio between saving and income, ठीक है। जो propensity to save है वो हो गई आपकी जो proportion of income है जो कि आप as a saving रखते हो, और उसे हम express करते हैं कैसे? as the ratio between saving and income, ठीक है। saving और income के बीच का ratio जो है वो हमारा propensity to save हम उसे कहते हैं। All right, फिर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। वहां पर आपसे सिर्फ प्रोपेंसिटी टू सेव बोला गया था, दैट इज आपकी इनकम का आप कितना पार्ट सेव कर रहे हो, वो हो गया। नाउ हियर कम्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज आप टोटल इनकम का कितना टोटल पार्ट सेव करते हो, ये हमारा क्या बताता है? ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है बताता है, डिफाइन करता है, ठीक है। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेविंग्स टू एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ठीक है। दैट इज एग्रीगेट सेविंग टू एग्रीगेट इनकम भी हम इसे बोल सकते हैं। दैट इज एपीएस इज इक्वल्स टू सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक। दैट इज क्या कि ये रेशियो बता रहा है कि आपकी टोटल इनकम का कितना पार्ट आप सेव करते हो,
ठीक। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है कि आप एडिशनल इनकम का कितना पार्ट जो है वो सेव कर रहे हो, ये कहलाता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो अब इसका जो है देख लेते हैं हम, जो इसकी डेफिनेशन है वो, सो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, दैट इज एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। ठीक है, ये होता है आपका रेशियो किसके बीच का, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, या फिर इसे हम अदर वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं कि आप आपकी जो एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट सेव कर रहे हो वो होता है। ठीक है, सो MPS is equals to change in S divided by change in Y. All right. फिर आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बीच का क्या रिलेशनशिप है ये हमें बताना है। तो अब इसका रिलेशनशिप देख लो भाई, aggregate of average propensity to consume and average propensity to save is equal to 1 और APC plus APS is equals to 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है कि इन दोनों का जो एग्रीगेट है, इन दोनों का जो टोटल है, उसे उसका जब हम सम कर रहे हैं या हम बोलें दोनों का जो एक साथ में हम टोटल बताते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे हुआ है इक्वल टू 1, इस चीज को हम समझें क्या। APC क्या है स्टूडेंट्स, APC है आपका C डिवाइडेड बाय Y और APS क्या है आपका, APS है आपका S डिवाइडेड बाय Y। ठीक है, यही चीज होती है। अब अगर मैं इसको बोलूं इज इक्वल टू में हमें बताना है। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या कर दें, ये हमारा C प्लस S है, ओके, इज इक्वल टू हम इसको बता दें कैसे करना है, ये 1 इज इक्वल टू के कैसे आया है। अब देखो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में दोनों साइड पर क्या है, इनकम है, तो ये इनकम तो ऐसा आ गया और ऊपर क्या आ गया हमारा C प्लस एस। C प्लस एस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जब कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपकी इनकम ही होता है। तो C प्लस एस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। सो Y डिवाइडेड बाय Y, दोनों का जब ये डिवीजन है तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, सो दैट इज APC प्लस APS कितना हो गया, APC प्लस APS आपका 1 हो गया है। ठीक है, आई गेस क्लियर आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या रिलेशनशिप है आपका APC और APS के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है। ऑल राइट, फिर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, डिफाइन AD शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड के जो शेड्यूल है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें डिफाइन करना है। तो AD का शेड्यूल, दैट इज AD शेड्यूल इज द टेबल शोइंग एग्रीगेट डिमांड करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल क्या हो गया, ये एक टेबल होता है जो कि क्या बता रहा है, जो वेरियस लेवल्स है, वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम है, उन पर आपकी एग्रीगेट डिमांड क्या है, वो जो एक टेबुलर फॉर्मेट में शो किया जाता है उसे हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये जो है हमारे 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कि हमारे फर्स्ट वाले केस पर बेस्ड थे। आई गेस आप लोगों को भी अच्छे से क्लियर हो गया है ये पूरा, कि ये जो पूरा केस था जो कि जिसमें कि हमारे MPS से रिलेटेड चीजें थी एंड देन जो क्वेश्चंस थे, आई होप सो अच्छे से क्लियर है। अब आप चलते हैं अपने सेकेंड वाले केस पर। ओके, so read the following information carefully and answer the question 7 to 12 on the basis of the same. In the macroeconomic models that grew out of experience of the Great Depression, a remarkable change in view took place on the welfare implication of the given rate of investment. Its role as a growth factor was pushed almost entirely out of the picture and replaced by that of determining the current level of employment. This change in view is of course quite understandable. क्या गिवन है आपके पास में कि मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स में जो एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आया, एक्सपीरियंस लाइक द ग्रेट डिप्रेशन जो कि एक रिमार्केबल चेंज लेकर आया है एक जो है व्यूज में। ठीक है, कि जो एक वेलफेयर इम्प्लीकेशन है वो किस पर है, किस पर गिवन है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रोल है वो क्या, उससे क्या हुआ है कि जो ग्रोथ फैक्टर है वो एंटायरली आपके एक पिक्चर जो एम्प्लॉयमेंट है उससे जो है जो हमें समझ में आई है। ठीक है, सो दिस चेंज इन व्यू इज ऑफ कोर्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। Why should one be concerned about the creation of more production capacity when so many
developed economies could not even manage to put existing productive resources to work. क्यों जो है इतने हम लोग कंसर्न क्यों है, या कोई भी लोग इतना कंसर्न क्यों है, कोई भी कंट्री इतनी कंसर्न क्यों है कि वो अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करे, जबकि हमें पता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो भी अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उन्हें फुली जो है क्या नहीं कर पाई है, फुली जो है वर्क में नहीं ला पाई। तो फिर हमें और क्यों जो है अपने इन प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी उसे इंक्रीज करने की क्यों कंसर्न है हम लोग, ठीक है। सो इन फैक्ट वन कुड इवन आर्ग्यू दैट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी to produce by means of investment would gradually counteract the effects of investment itself as an employment creating factor, ठीक है। तो इस पे जो एक फैक्ट हम बोल सकते हैं या इस पर जो एक आर्ग्यू करने वाली चीज हो सकती है वो ये है कि जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो किसके मीन से, इन्वेस्टमेंट के मीन से। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपको उसमें जो है कैपिटल की जरूरत होगी, आपको उसमें जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी। तो विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप ये इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो अब वहां पर जो है काम करने के लिए लोगों की भी ज्यादा जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें यहाँ पर जो है दी गई है। एक बहुत ही शॉर्ट सा पैसेज है जिसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट की हेल्प से ग्रोथ हो सकती है, साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टमेंट से आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो देखें, दैट इज 7 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक में जो है एडिशन करना, उसे बढ़ाना, इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज एन एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। जो कैपिटल गुड्स है उनमें इंक्रीमेंट करना, उनमें एडिशन करना, ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब हमने जो है स्टूडेंट्स इस वाले चैप्टर में इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स पढ़े हैं, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें बताना है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके इनकम लेवल के साथ में चेंज नहीं होता है, इसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑल राइट, तो इसका आंसर लिख दें। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये किससे इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी से, ठीक है। तो दैट इज जो इनकम है उससे ये इन्वेस्टमेंट आपका ये इन्वेस्टमेंट आपका जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है, अफेक्ट नहीं होता है। ऑल राइट, नहीं तो यूजुअली अगर हम देखें तो क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट एक हमारा इनकम और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, वो होता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम ऑटोनॉमस की बात करते हैं तो चाहे आपकी इनकम कितनी बढ़ जाए, चाहे आपकी इनकम कितनी कम हो जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये होता है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, इसका क्या मतलब है। सो डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। क्या है भाई प्लान डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो सारे जो प्राइवेट सेक्टर है इकोनॉमी के उनकी जो टोटल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसे हम कहेंगे कि वो है आपकी डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर
desired or planned private investment like purchase of machinery and desired increase in inventory stock of the firms in private sector. ठीक है, so that means what, या तो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज फिक्स्ड असेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर इंक्रीज हो रहा है किसमें, इन्वेंट्री स्टॉक में, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, मतलब कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में ये चीज आने वाली है आपकी, कि इतना जो है एक फर्म ने, एक प्रोड्यूसर ने, एक प्राइवेट सेक्टर, सारा जो पूरा प्राइवेट सेक्टर है उसने प्लान किया है कि वो इतना जो है एक्सपेंडिचर इनका करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑल राइट, फिर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. इफ इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेशनल इनकम. अगर इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेविंग से ज्यादा हो जाए तो नेशनल इनकम पर इसका क्या इफेक्ट होता है, हमें ये बताना है. ठीक है, दैट इज जो हमें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम पर हमें चलाना है अपनी इकोनॉमी को तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होना चाहिए. राइट, हमारे पास में यही दो अप्रोच होते हैं, एक होता है एडीएस अप्रोच, एक होता है एसएनआई अप्रोच. तो व्हाट इज एसएनआई अप्रोच, दैट इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होने चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात कर रहे हैं तो. लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग हो जाए, ठीक है, तो फिर जो नेशनल इनकम है उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो हम लिख देते हैं. सो इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग द लेवल ऑफ इनकम विल राइज सो लॉन्ग एज फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट रीच. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट आपके सेविंग से ज्यादा है तो लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा. कब तक इंक्रीज होगा, जब तक वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर रीच ना कर जाए. अब देखो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, ग्रेटर हो गया है सेविंग से, मतलब कि अब लोग सेव कम कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं, इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है. ठीक है, सेव कम कर रहे हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर इज मोर देन सप्लाई, दैट इज एडी इज मोर देन एएस वाला कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये चीज जो है, ये जब तक आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच ना हो जाए तब तक लेवल ऑफ इनकम क्या होगी, चेंज होगी. ठीक, आई गेस क्लियर ये क्वेश्चन. फिर आगे आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है. नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के हमने डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे. अब उसमें हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. राइट, एमपीएस की अगर हम बात करें तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है और एमपीसी के साथ में कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. तो अगर हम बोल रहे हैं कि मिनिमम पर है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो मिनिमम पर कब होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से जब आपका एमपीसी उसके मिनिमम पर होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी उसके मिनिमम पर हो जाएगा. राइट, सो अब देखो सीधी सी चीज समझो यहाँ पर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है के से हम इसको डिनोट करते हैं, के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी. हम एमपीसी कैसे क्यों ले रहे हैं इसको, क्योंकि एमपीसी और के का, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अब मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम के लिए एमपीसी को भी इसके मिनिमम पर ले जाए तो एमपीसी का मिनिमम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0. ठीक है, एमपीसी उसके मिनिमम पर है, मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. नाउ 1 माइनस 0 विल गिव यू 1, सो दैट इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1. 1 डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 1. दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू आपके पास में 1 हो सकती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की. ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से. तो यह आ जाएगा हमारा आंसर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर वही हम मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेते तो मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला था के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, तो इस एमपीसी की जगह पर हम 1 को लिख देते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाता है, तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 0. अब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट. ठीक है, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी. ठीक, सो आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से. अब यहाँ पर जो है 12th तक 7 to 12 क्वेश्चन थे हमारे इस वाले केस पर बेस्ड, ये हम लोगों ने कर लिए. आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गए. अब नेक्स्ट वाले केस पर चलते हैं हम लोग अपने.
अब जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या गिवन है हमारे पास में, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 13 to 18 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, अब 13 to 18 हमें सॉल्व करने हैं। क्या गिवन है पढ़ते हैं। On March 24, 2020, Prime Minister Narendra Modi imposed a nationwide lockdown that remained in effect until May 31. The abrupt nationwide lockdown imposed across India was the biggest in the world, forcing 1.3 billion Indians to stay indoors. The lockdown restrictions were imposed without any preparation or coordination with the states. It was also one of the most stringent lockdowns enforced in the world. ठीक है, अब ये जो कि आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो चीज हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। क्या बोला गया हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में कि मार्च 24, 2020 को जो हमारे पीएम है उन्होंने नेशन वाइड लॉकडाउन क्या किया था, इम्पोज किया था। और ये जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया ये टिल मई 31 तक चला था। ठीक है, और थोड़े थोड़े दिन बढ़ बढ़कर वो 31 मई तक चला था। उसके बाद में ये इसकी वजह से हुआ गया था, ये यहाँ पर जो है बिना प्रिपरेशन के लॉकडाउन जो है बिना प्रिपरेशन के, बिना कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट्स के क्या कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था। और इस लॉकडाउन की वजह से 1.3 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो फोर्स्ड थी इंडोर्स रहने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट for some essential services and activities, the rest of India's $2.9 trillion economy remained shuttered during the lockdown period. ठीक है, कुछ एसेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा, कुछ एसेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज के अलावा हमारी इकोनॉमी की जो 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ठीक है, $2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी जो थी वो शट डाउन रही, वो बंद रही फॉर दिस मच लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बिल्कुल एक बहुत ही एकदम हॉल्ट पर आ गई थी हमारी इकोनॉमी की। The lockdown had devastating impacts on an already slowing economy and people's livelihood as shops, eateries, factories, transport services and business establishments were shuttered. ठीक है, तो ये जो ये लॉकडाउन था इसका जो है बहुत ही devastating impact देखने को मिला था हमें लोगों की लाइफ पर, क्योंकि हर एक चीज जो है वो बंद हो गई थी, हर एक चीज जो है वो शट डाउन थी। ठीक है, जो लोगों के जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो रुक गया था, क्योंकि हर एक चीज पर क्या था, हर एक चीज पर जो है लॉकडाउन इम्पोज किया गया था। ऑल राइट, then according to a survey carried out by the National Statistical Office, India's unemployment rate touched a 45-year high of 6.1% during 2017-18. Further, the stress in India's financial sector, especially among banks and non-bank financial companies, has been increasing prior to the COVID-19 pandemic. Coupled with the humanitarian crisis and muted policy response, the COVID-19 pandemic has brutally exposed and worsened existing vulnerabilities in the Indian economy. ठीक है, तो जो सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उनके सर्वे में जो है रिजल्ट्स जो हमें पता चले थे दैट वाज कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो ऑलरेडी उसके 45 ईयर के हाई पर था। ठीक है, उसके पीक पर था, दैट वाज 6.1%। किस पर्टिकुलर ईयर में, 2017-18 में। फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स वो जो उस टाइम पर सबसे ज्यादा पीक पर था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और वैसे तो वो तो चल ही रहा था, उसी के साथ साथ में जो ये एकदम से जो लॉकडाउन हुआ और ये सब कुछ हुआ, तो इसकी वजह से जो इंडिया की जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंक्लूडिंग बैंक्स और जो नॉन फाइनेंशियल बैंक है, इन पर भी काफी जो है इफेक्ट देखा। और ये ऑलरेडी प्रायर टू द पेंडेमिक टाइम इनमें भी जो है काफी स्ट्रेस चल रहा था। ठीक है, सो ये जो है
आपका जो ये कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे उसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ में जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी जो है उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी जो एग्जिस्टिंग वनरेबिलिटीज थी वो और वर्सनड हो गई, ठीक है, वो और ज़्यादा क्या हो गई थी, वो और ज़्यादा भयंकर हो गई थी। ऑलराइट, तो ये जो है ये आपका एक बिल्कुल रियल लाइफ केस स्टडी हो गई है यहाँ पर, जो कि हम सब ने क्या किया है, जैसे कि हम सब ने विटनेस किया है, आप लोगों ने खुद ने इस चीज को देखा है, आप लोगों ने ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। तो ये केस स्टडी बेसिकली एकदम आपके रीसेंट टाइम से रिलेटेड हो गई है। और ऐसी केस स्टडीज, ऐसे कुछ एकाध क्वेश्चंस आप लोगों से आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो रिसेंट में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ भयंकर, कुछ बड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो छोटी मोटी चीजें उन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि भाई आपका अगर कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, प्राइजेस बढ़ गए, ये हो गया वो गया, ये कुछ चीजें हैं जो कि आप इस पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आप लोग आपके करंट अफेयर्स का पेपर नहीं दे रहे हो। लेकिन कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिनका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा जो है इकोनॉमी पर जो है हुआ हो, या वो चीज आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की हो, आप लोगों ने विटनेस की हो, तो ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। एक आध क्वेश्चन जो है वो आपके करंट से रिलेटेड आ जाता है, जैसे कि कोविड-19 हो गया, इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इस पर भी जो है हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ है, और उससे रिलेटेड कुछ हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। सिंपली एकदम वो सिंपल होते हैं, बस आपको जो है आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो यूज करना होता है कि अच्छा इकोनॉमी में हमने ये चीजें पढ़ी है, अगर ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से ये हमारी इकोनॉमी पर हमें देखने को मिला है। रशिया यूक्रेन के जो वॉर है उसमें एक जो मेन चीज हमें हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट हुआ है, दैट इज जो इंडिया और रशिया के बीच में ये जो ऑयल और पेट्रोलियम का जो पूरा हमारा ट्रांजेक्शन चलता है, जो ट्रेड चलता है, उसके जो है अफेक्ट की वजह से जो प्राइजेस हैं वो राइज हुए हैं, ऑयल प्राइसेस राइज हुए हैं, अल्टीमेटली सारी चीजों के जो है प्राइसेस राइज हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है आपकी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हुआ है किसी भी चीज से, कोई भी एक जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर अगर इवेंट चल रहा है, अगर कोई भी इंसिडेंट चल रहा है, तो वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं और उनका आंसर कर देते हैं हम लोग। ओके, तो अब आते हैं हमारे सामने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। State some fiscal measures that should be adopted to increase the level of economic activity during the lockdown period, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि भाई ऐसे कोई फिस्कल मेजर्स बताओ जो कि हम यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज की जा सकती है आपके लॉकडाउन पीरियड में। तो अब ऐसे क्या मेजर्स होंगे देख लेते हैं आंसर। एन इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है। फिस्कल मेजर्स होते क्या है स्टूडेंट्स? फिस्कल मेजर्स आर बेसिकली जो कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो अर्निंग्स होती है, वो सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगी, दैट इज गवर्नमेंट जो है पब्लिक स्पेंडिंग अगर बढ़ा दे, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये जो है ये कंटिन्यू रख सकते हैं, या हम बोले कि आफ्टर लॉकडाउन ये काफी जो है एक पेस पकड़ सकती है, ठीक है। via increase in subsidies along with decrease in public revenue via decrease in taxes can help stabilize the level of economic activity during the lockdown period by giving a push to aggregate demand, ठीक है। अब बात आफ्टर लॉकडाउन की नहीं हो रही थी, किसकी हो रही थी? ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड की हो रही थी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज इंक्रीज कर सकती है या कर सकती थी, एंड जो टैक्सेस हैं उनके रेट कम कर सकती है, ताकि जो लोग हैं उनके पास में जो इनकम है वो रहे, डिस्पोजेबल इनकम बचे, और जिनके पास नहीं है उन्हें जो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है तो उसकी वजह से उनके पास भी मनी हो, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो बनी रहे। ओके, देन आई गेस कि ये अच्छे से क्लियर हो गया है। बिकॉज देखो लॉकडाउन के टाइम पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई भी काइंड ऑफ जो है वर्क किया जा सकता है, क्योंकि दैट वाज कंप्लीट लॉकडाउन। सब लोगों को क्या एडवाइस था, या एवरीवन वाज फोर्स्ड टू स्टे इनसाइड, ठीक है। तो इसलिए जो है कोई काम पर तो जा नहीं सकते और ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो कोई मतलब की नहीं है। क्या कर सकते हैं? तो यही चीज हो सकती है कि सब्सिडीज को बढ़ाओ और जो टैक्सेस वगैरह हैं उनके रेट कम कर दिए जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, व्हेन डज अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइज इन एन इकोनॉमी? डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन एक इकोनॉमी में कब अराइज होती है? तो बहुत ही सिंपल है। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या हो गया? जब आपकी डिमांड जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो आपके एग्रीगेट सप्लाई से कम हो,
ठीक है, तो वो आपकी जो है डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन होती है। तो डेफिशिएंट डिमांड कब अराइज होती है स्टूडेंट्स? ये उस टाइम पर अराइज होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, ठीक है। So deficient demand arises when AD is short of AS corresponding to full employment in an economy. All right. फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट इज मेंट बाय डिफ्लेशनरी गैप? डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ्लेशनरी गैप हम उस गैप को बोलते हैं जो कि अराइज होता है जब आपकी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से कम होती है, या हम बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड वाली जब सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर जो गैप क्रिएट होता है उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। ऑल राइट, तो अब इसका जो है आंसर देख लेते हैं। सो डिफ्लेशनरी गैप refers to a situation of deficiency of demand when aggregate demand is short of aggregate supply corresponding to full employment level in the economy। ठीक है, क्या बता रहे हैं हम कि जो डिफ्लेशनरी गैप है ये वो सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारी डिमांड है उसमें हम डिफिशिएंसी देख रहे हैं जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है तब। ऑल राइट, फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी से आप क्या समझते हो, इसका क्या मतलब है? तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली कौन सी पॉलिसी होती है? ये वो पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक अंडरटेक करती है और फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट जो है वो अंडरटेक करती है। इसमें जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, सो फिस्कल पॉलिसी इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू कॉम्बैट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो कि किस व्यू से, किस पर्टिकुलर पर्पस से अंडरटेक की जाती है। तो ये जो है आपकी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप वाली जो सिचुएशन होती है उसे क्योर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए यूज की जाती है। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ में हमें बताना है। इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? सो दिस इज ट्रू। ट्रू क्यों है? बिकॉज हमें पता है डेफिशिएंट डिमांड वाली जब सिचुएशन होती है तो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बिलो जो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल आता है, और वो आपका क्या बताता है? फुल एम्प्लॉयमेंट के बिलो, फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे क्या आएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में गिवन है स्टेटमेंट, ये कैसी है? बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है। So because owing to deficient AD, equilibrium between desired AD and desired AS is struck at a lower level of GDP, lower than full employment in the economy. This is a situation of underemployment equilibrium. ठीक है, और ये क्यों हुआ? बस वही चीज हमने बताई कि जो desired level है, जो full employment है, उसके below जो है हमें अपना जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला है या हम बोले डेफिशिएंट डिमांड वाला जो इक्विलिब्रियम है वो देखने को मिलता है। इसलिए ये ऐसे हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। फिर से ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या स्टेटमेंट है? रेपो रेट इज रिड्यूस टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिस पर आपकी सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई लोन देती है किसे? कमर्शियल बैंक को। ठीक है, जिस रेट पर ये लोन दिया जाता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। बस ये याद रखना है कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या, कौन सी सिचुएशन है स्टूडेंट्स? डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है। डेफिशिएंट डिमांड है, इसका मतलब लोग जो हैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अगर ये डिमांड को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? मनी सप्लाई को बढ़ाकर। ठीक है, तो अब आरबीआई जो रेपो रेट है उसे क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है। तो रिड्यूस करने से क्या इफेक्ट होगा? देखो सिंपल सी चीज है, मान लो ये रेपो रेट पहले 7% था, ठीक है,
दैट इज कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से मनी जो है वो बोरो कर रही है फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, तो कमर्शियल बैंक को 7% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। लेकिन एज पर द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई ने बोला कि हम इसको जो है कम कर देते हैं, इसको 5% कर देते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी नो कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, इस मनी को यहाँ से बोरो कर आरबीआई के पास से बोरो कर क्या कर रही है, हम लोगों को दैट इज जनरल पब्लिक को ये जो मनी है ये लेंड कर रही है, ठीक है। तो अगर आपकी जो कमर्शियल बैंक है अगर वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर लोन लेगी, तो ऑब्वियस सी चीज है जो हमें देगी लोन वो 7% से ज्यादा का होगा। मान लो 9% पर दिया जा रहा है, ठीक है, 9% का इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये 5% हुआ तो ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पर भी हमारे लिए भी जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो यहाँ पर मान लो 7% हो गया। तो अब एज अ जनरल पब्लिक हमारा जो एक थॉट प्रोसेस होगा या हम लोगों की जो एक्शन होगी वो क्या होगी, आप 9% पर ज्यादा लोन लोगे या 7% पर, ऑब्वियस सी चीज है 7% पर, बिकॉज आपको 2% का जो है कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करना ही हमें जो है ज्यादा भारी लगता है। ईएमआई तक तो हम पे कर देते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट आता है ये बहुत ज्यादा जो है ना, हमें ऐसा लगता है कि क्यों हमें इसको पे करना है, राइट। तो ये जो है जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोग एनकरेज होंगे कि वो मनी को बोरो करें। जब वो मनी बोरो करेंगे तो अल्टीमेटली वो वापस आपकी इकोनॉमी में ही आना है। हमें पता है एक पर्सन का एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू दूसरे पर्सन की इनकम, ठीक है। तो वो मनी जो है वो आपकी इकोनॉमी में आएगा वापस, और फिर आपकी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो डेफिशिएंट डिमांड वाली सिचुएशन है ये क्योर की जा सकेगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर रेपो रेट रिड्यूस होता है तो वो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए यूजफुल है, या डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करता है, तो यस बिल्कुल करता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे पास में गिवन है स्टूडेंट्स, ये कैसी है, ये ट्रू है या फॉल्स है, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। सो आंसर लिखा हमने ट्रू, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड रेपो रेट इज रिड्यूस्ड as a follow-up action the commercial banks lower the market rate of interest, the rate at which the commercial bank lend money to the consumers and the investors. This increases demand for credit. Consequently, consumption expenditure and investment expenditure are increased, implying an expansion in aggregate demand as required to correct deficient demand. ठीक है, तो वही चीज जो मैंने पूरी आपको अभी एक्सप्लेन की, वही एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो हमने यहाँ पर एक रिटन फॉर्मेट में दे दी है, एंड ये हो जाता है हमारा क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ऑल राइट, आई गेस ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं 13 to 18 जो कि इस पर्टिकुलर केस पर बेस्ड थे। आई होप सो क्लियर हो गए। अब चले हम लोग अपने नेक्स्ट वाले केस पर। क्या है वो हमारा नेक्स्ट केस? Read the following information carefully and answer the questions 19 to 24 on the basis of same. ठीक है, क्या गिवन है देखते हैं। The nation of involuntary unemployment is out of favor. ठीक है, जो एक नेशन जिसमें कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आउट ऑफ फेवर है। हम लोग कोई भी जो है, कोई भी पर्टिकुलर नेशन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। सो दिस इज आउट ऑफ फेवर। Some argue that nothing is gained in distinguishing between voluntary and involuntary unemployment, and that in any case the distinction cannot be made empirically. Others argue that involuntary contradicts the hypothesis that agents are rational and that it is certainly incompatible with equilibrium. For Keynes, a worker is involuntarily unemployed if the market wage for his labor exceeds his shadow wage. The shadow wage is that wage at which a worker would be indifferent between not accepting and accepting an offer for work. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो बता पाना थोड़ा सा जो है डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एंड कीन्स के हिसाब से जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है इन द मार्केट,
a worker is involuntarily unemployed if the market wage of his labor exceeds his shadow wage. ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंग टू कीन्स एक वर्कर जो है वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड होता है अगर जो उसका मार्केट वेज है लेबर का वो एक्सीड कर जाए उसके शेडो वेज से. नाउ व्हाट इज शेडो वेज? तो शेडो वेज इज दैट वेज एट विच अ वर्कर वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन नॉट एक्सेप्टिंग एंड एक्सेप्टिंग एन ऑफर फॉर वर्क. ठीक है, तो शेडो वेज उस वेज को बोला जा रहा है जिसमें कि एक पर्सन जो वो इनडिफरेंट है कि वो एक जॉब को जो है एक्सेप्ट करे, ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे. दैट मीन्स उसके लिए दोनों चीज बराबर ही है. अब अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास में और कोई जॉब नहीं और उसे जो है काम चाहिए ही चाहिए. लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर भी रहा है तो वो भी इनडिफरेंट है कि वो ना काम करने के बराबर ही है क्योंकि वो मेयर उसको बहुत ही कम वेजेस मिल रहे होंगे. ठीक है, सो दिस इज शेडो वेज. तो कीन्स के हिसाब से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लेबर जो है उसकी शेडो वेज से वो एक्सीड कर जाता है. तो ठीक है, अब आता है क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स? ये वो सिचुएशन होती है जिसमें एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है बिना चाहते हुए, मतलब कि वो चाहता नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड हो लेकिन ही इज अनएम्प्लॉयड. ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन. ठीक है, दैट अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क. ठीक है, तो अब इसका जो है आंसर देख लें हम लोग. सो involuntary unemployment is a situation in which a worker is willing to work at the existing wage rate but does not get work. ठीक है, तो उसे वर्क नहीं मिल रहा है, he is willing और also willing के साथ साथ में able भी है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं involuntary unemployment. All right, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. अब इनवॉलेंट्री में हमने क्या बोला कि एक पर्सन विलिंग है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है. अब वही हम बोले वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तो वॉलेंटरी दैट इज वो उसके मन से अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, दैट मीन्स एक पर्सन जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर वर्क नहीं करना चाहता है, तो इसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन. ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लो, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन which a worker is not willing to work at the existing rate of wage. ठीक है, he is not willing to work. All right, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हर एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता ही करता है, चाहे इकोनॉमी कितनी भी डेवलप्ड हो, बट एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कि एग्जिस्ट करता है. अब ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्यों जो है अराइज होता है? तो उसके पीछे रीजन होता है कुछ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये क्या होता है कि भाई जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट हो रहे हो तो बीच में जो टाइम पीरियड आप काम नहीं कर रहे हो उस टाइम पीरियड के लिए आप अनएम्प्लॉयड कहलाओगे. तो ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये हर एक इकोनॉमी में जो है एग्जिस्ट करता ही है. जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर वर्क कर रही है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हमारा एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है. ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लो, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इवन व्हेन लेबर मार्केट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, जब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम वाले स्टेट पर है, मतलब कि जो लेबर की डिमांड और सप्लाई है वो दोनों मैच कर रही है, उस टाइम पर भी कुछ जो है अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, कुछ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसे हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ऑल राइट, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? अब यही चीज तो अभी हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में समझी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो.
ठीक है, कुछ एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज रहती है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन को भी हम जीरो अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। क्या है स्टेटमेंट? द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मींस द प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट आपके पास में है कि जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम होती है उसे हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि एक पर्सन अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है भाई, अगर उसे काम ही नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में। मतलब कि एक पर्सन को काम करना है लेकिन उसे नहीं मिल रहा है वर्क, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जरूरी है, उस प्रॉब्लम को कंसिडर करना जरूरी है। तो जो हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो कौन सी प्रॉब्लम होती है? वो प्रॉब्लम होती है आपकी इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? दैट वुड बी फॉल्स। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ involuntary unemployment. It refers to those people who are able to work and are willing to work at the existing wage rate but are not getting work. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब क्या होता है? अ प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, दैट इज फिर से एक ट्रू और फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट है? अंडर डिफ्लेशनरी गैप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी गैप वाली जो सिचुएशन है उसमें वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर होता है इकोनॉमी में। क्या ये चीज सही है? आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, डिफ्लेशनरी गैप मतलब कि डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, आपकी जो एक्चुअल डिमांड है उससे आपकी आपकी जो प्लान्ड डिमांड है उससे आपकी एक्चुअल डिमांड का कम होना। ठीक है, अब ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होता है, जब आप डिमांड कम कर रहे हो, सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो अब ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आया है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस हो गए हैं वो स्टॉक बन गया। जब वो स्टॉक है तो एक प्रोड्यूसर, एक फर्म क्या चाहेगा कि वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को पहले सेल आउट करे, दूसरे गुड्स को वो बाद में बनाएगा, पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसे क्लियर आउट करेगा एक प्रोड्यूसर। ठीक है, तो अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या सोचेगा कि भाई जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो हम लोगों को जो है वर्क पर रखकर क्या करें। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या क्रिएट होगी? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है, जो एक फर्म है, वो अपने जो लोग हैं, जो एक्स्ट्रा लोग हैं जो कि अब रिक्वायर्ड नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें अपनी जॉब से निकाल देंगे। तो अब ये एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। क्या जो लोगों को जॉब से निकाला गया वो अपनी मर्जी से जॉब छोड़कर गए? नहीं, उन्हें जो है वो चाहते नहीं थे लेकिन उन्हें जाना पड़ा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दे आर नॉट विलिंग, लेकिन उन्हें जाना पड़ा, तो ये एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अब ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स? जब डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन थी, दैट इज जब डेफिशिएंट डिमांड था। ऑलराइट, अब यहां पर लिखा गया है कि डिफ्लेशनरी गैप में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर होता है या क्रिएट होता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट तो भाई एक पर्सन को काम नहीं करना तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी वर्क नहीं करेगा, है ना। लेकिन जब डिफ्लेशनरी गैप हम बोल रहे हैं तो दैट इज एम्प्लॉयमेंट कम किया गया है, अपने आप से नहीं हुआ है, वो किया गया है। ठीक है, जो जॉब्स हैं वो कम की गई हैं, तो इसकी वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसके आंसर में हमने लिखा फॉल्स। अंडर डिफ्लेशनरी गैप इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स इन द इकोनॉमी। ऑल राइट, सो आई गेस ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और इस केस पर बेस्ड जो ये हमारे वेरियस क्वेश्चंस थे, आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है,
सो विद दिस हम लोग आ जाते हैं अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर की केस स्टडीज़ के एंड पर। आई होप सो ये सारी केस स्टडीज़ आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है, अच्छे से समझ में आ गई है, अच्छे से ये चीज़ भी समझ में आ गई कि आपको कैसे जो है केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस को करना होता है आंसर। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जो छोटी सी चीज़ और हमें सीखनी है वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, आपको गूगल ओपन करना है और आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com। तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आपको इसे स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सच ये सारे जो है हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे पास में ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको जो पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर की जितने भी ऑप्शंस है वो आपके सामने विजिबल हो गए। टर्म 2 एग्जाम, क्लास 12, 11, 10th एंड सो ऑन। अब आपको इसमें से जो पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। जैसे हमें 12th इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्लास 12 पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लास 12 पे क्लिक करोगे आपके पास में 12th क्लास की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। आप इसे स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट, स्क्रॉल करने पर आपको कुछ ये दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की आपके पास में 4 प्लेलिस्ट हैं। 4 प्लेलिस्ट क्यों है? 2 फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 2 फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो क्यों? एक संदीप गर्ग, एक एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब इसमें से आपको जो भी पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा हुआ है। इसके अंदर आपके सारे चैप्टर्स और उनके जो सारे टॉपिक्स है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1 का कोई भी लेक्चर पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, उसके अंदर का आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके सामने आपके पास में वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक कर देना तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। इस वीडियो के यहाँ पर डाउन साइड पर आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो। नेक्स्ट नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप ये सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स ऐप, और ऐप पर भी सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है जैसे कि आप आपके वेबसाइट पर अप्लाई करोगे। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।